वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। सो आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। मेरे पास एक कमेंट आया था रिसेंटली, उसमें था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है सीएसईटी के इस पेपर में। तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। माय नेम इज़ इशिका। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड बीकॉम स्टूडेंट एंड करंटली परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरी अलॉन्ग विद इट। मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालती हूँ रिगार्डिंग सीएसईटी कॉलेजेस। अभी मैं कुछ टाइम में सीएस एग्जीक्यूटिव का भी लेके आ जाऊंगी कंटेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैसे आप सीएसईटी के लिए, मतलब जब आपके एग्जाम्स होंगे अक्टूबर वाले बच्चों के लिए, जब उनके पेपर होंगे, वो आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब वो आंसर कैसे लिखे, पॉइंटर्स में लिखे हैं कैसे लिखे। वीडियो की एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगी। आप मेक श्योर करना कि आप वीडियो के एंड तक रुको। उस प्रो टिप के लिए भी मैं आपको ना हर सब्जेक्ट का बता देती हूँ, मतलब सीएसईटी के जो जो सब्जेक्ट्स हैं मैं एक एक करके हर सब्जेक्ट का बता देती हूँ, क्योंकि जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब का जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल होता है, मतलब उसमें आंसर लिखना पड़ता है। 2 मार्क्स 5 मार्क्स जितने के भी क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से आंसर आपको लिखना पड़ता है। ये ऑनलाइन की तरह नहीं है, उसमें तो एमसीक्यू आते थे। मैं जब एग्जीक्यूटिव में थी तो अपना मैंने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। मेरे तो जब सीएसईटी हुआ था तो मेरे तो मतलब एमसीक्यू वाले थे। मैं तो अपने टाइम पे तो मैंने नहीं किया था सीएसईटी के टाइम पे, पर मैंने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे जब आंसर राइटिंग करी थी। मेरे पास वो मतलब है, मैं उनका रेफरेंस आपको दे सकती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बता देती हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा भी था सीएसईटी में। इसमें ना बहुत बेसिक नॉलेज आती है, मतलब मेरे टाइम पे जो सिलेबस था वो तो नाउन प्रोनाउन वगैरह था और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आता है। उसमें जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखने हैं, मतलब आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम पैराग्राफ्स बनाओ। इससे क्या होगा कि एक तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनेगा। और ना देखो, जैसे एग्जामिनर है उसके पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, बहुत सारे बच्चों के पेपर होते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो हर एक एक बच्चे का इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ पढ़े। आपको अगर, मतलब मैं बता दूंगी कितने मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना है, पर आपको ट्राई करना है कि आप टू द पॉइंट लिखो और पॉइंटर्स में लिखो। अगर आप पैराग्राफ बना के लिखोगे इतना कोई भी नहीं पढ़ेगा आपका। इससे चांसेस होते हैं, मैसी चीज़ें लगती हैं और चांसेस भी होते हैं कि आपके मार्क्स कट जाएं। सो पहली टिप तो ये थी कि आपको पॉइंटर्स में लिखना। ये मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव के टाइम पे जो मैंने आंसर राइटिंग की थी ये वो है। जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया है तो आप ना उसे ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये ना डिफरेंस बिटवीन था। मैंने इसके 3 डिफरेंस लिखे हैं 3 मार्क्स का। ये मेरा पता नहीं कितने मार्क्स का था, मैं आपको ना इसकी ये फोटो लगा दूंगी यहाँ पे। 3 मार्क्स के लिए अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तो आप ऐसे ना टेबल बना के लिखना, बस कभी भी पैराग्राफ में डिफरेंस बिटवीन मत देना। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन देना है तो ऐसे ना बेसिस लिख लेना, और जो मतलब जिनमें आप डिफरेंस कर रहे हो उनको फॉर्मेट में आप डिफरेंस देना। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट लिख देना। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। ये तो 3 मार्क्स का आंसर हो गया। मैं आपको 2 मार्क्स के लिए भी दिखा सकती हूँ आपको कितनी लेंथ रखनी चाहिए। ये मेरा 2 मार्क्स का है। देखो, इसमें मैंने सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो लिखा है, क्या पूछा था ये देखो। और उसके बाद ये पॉइंटर्स में मैंने इसके 1 2 3 4 5, 2 मार्क्स के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखे थे इसमें। मेरे को तो पूरे 2 मिले हैं कि आंसर की ना इतनी लेंथ होनी चाहिए। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरा 11 लाइन में आया आंसर। मतलब आप जिस हिसाब से लिखते हो, अगर आप थोड़ा लूज लिखते हो टाइट लिखते हो उसके हिसाब से भी फर्क पड़ेगा आपके आंसर पे। पर एक ना मैं आपको एवरेज बता रही हूँ कि आपको इतना, मतलब इतना रेशो होना चाहिए। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए पूरा पेज लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ रेफरेंस के लिए। ये तो मैंने काफी बहुत बहुत ज्यादा मैंने लंबा लिख दिया था, इस वजह से भी मार्क्स कटते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये मेरा 5th क्वेश्चन है। पार्ट थे 4 पार्ट थे। मैंने ना पूरा पेज नहीं लिखा हुआ, वैसे तो आप चाहो तो इसको भी रेफरेंस के लिए ले सकते हो। जो डी पार्ट है उसमें 5 मार्क्स हैं। मैंने ये तो लूज लिखा था और मैंने ये पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखा था, मिल जाते हैं मार्क्स। पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसे लिखना है, तो मेरा प्रैक्टिस था। मैंने प्रैक्टिस में शायद ये स्टार्टिंग का था मेरा, मैंने लिख लिया था। पर आप ट्राई करना कि आप ऐसे ना लिखो। वैसे मुझे ना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो मेरा एक क्वेश्चन है उसमें मुझे 4.5 मार्क्स मिले हुए हैं। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओवरऑल मैंने इसे पूरा पेज में ही लिखा था, पर मेरी शायद कोई कोई वर्ड्स की दिक्कत थी, उस वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये यहाँ से शुरू किया है क्वेश्चन, इसका आंसर, और ये खत्म हुआ है यहाँ पे। अप्रोक्स मैंने पूरा पेज ले लिया, पीछे का भी था। तो मेरा पूरा पेज नहीं भरा, पर
मोर देन हाफ तो मैंने भर दिया पेज। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, पहले जो पूछा था उसको लिखा, उसको डिफाइन किया, और उसके अंदर जो कंटेंट पूछा है उसके पॉइंट लिखे थे मैंने, 1 2 3 पॉइंट। पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोविजन पूछा था या दूसरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, मैंने उसको लिखा, हेडिंग बनाई मैंने। उसके बाद उसमें 2 लाइन लिखी, और उसमें 2 पॉइंट और एक्सप्लेन करे, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। सो जो आपका आइडियल आंसर होना चाहिए ना, उसका फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहले प्रोविजन, उसके बाद बॉडी, और उसके बाद कंक्लूजन। सो एक और टिप, आप ना क्या कर सकते हो, जैसे रीडिंग बना लेना, है ना, दिखने लग जाता है कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद 2 3 लाइन उसे एक्सप्लेन कर देना, या उसमें जो पूछा गया उसे बता देना कि आप नीचे क्या बता रहे हो, और उसके बाद उसमें पॉइंट्स लिख देना। इससे ना आपका एक आंसर प्रेजेंटेबल हो जाएगा, मतलब सुंदर लगेगा देखने में। सो आप इससे ना आपको ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे आप। और अपनी राइटिंग ना ऐसे रखना कि रीडेबल हो, मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो उसको पढ़ने में। अगर आपकी आंसर आंसर जो आप लिख रहे हो वो रीडेबल होगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाया है, इसकी भी मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ। आप ये मैंने ऐसे लिखा था, इज दैट्स इट फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट पे जाते हैं, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का बता देती हूँ। सो आप इसमें, अगर आपका 1 मार्क्स का है, सो 1 मार्क्स के लिए तो आप सीधा ना, जैसे शायद MCQ वाला होगा, अगर 1 मार्क्स का होगा तो आप उसमें ना MCQ का मतलब A पार्ट B पार्ट C पार्ट जो सा भी आपको लग रहा है कि ये आंसर है, जिसमें उसको लिख के उसके आगे आंसर लिख देना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। पर अगर आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ना पूरा आंसर करके दिखाना है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। सो अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो 2 या 3 मार्क्स का है अगर, तो आपको ना वर्किंग नोट नहीं दिखाना, आपको सिर्फ नॉर्मल सॉल्व कर देने को। मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए भी एक रेफरेंस वालो, ये वाला जो आपका, वैसे तो ये मेरा हो रखा है, अगर ऐसे जनरल आई हुई है, सो अगर ये तो आपकी 2 या 3 मार्क्स में आई है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतने ही दिखाना है, इसके अंदर की वर्किंग कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये नहीं दिखाना। पर अगर आपकी जनरल एंट्रीज आए तो आपको ना नीचे नरेशन लिख लेना, और ये ऐसे वर्किंग दिखा देना यहीं पर ही। पर अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सो आपको पहले ऊपर ऐसे करना पड़ेगा, नीचे वर्किंग नोट लिख के ये सारी आपको दिखानी पड़ेंगी कि आपने क्या क्या एडजस्टमेंट करी और ये आप इस आंसर पे कैसे पहुंचे हो। सो गाइस, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैं उसके लिए तो इतना नहीं बोलूंगी। अगर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में, सो बिजनेस कम्युनिकेशन वाली आप लगा सकते हो स्ट्रेटेजी। पर अगर आपका क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ गया है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी की हेडिंग बनाना, उसके बाद उसमें लिखना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद गिवन में लिख के जो क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब केस स्टडी वगैरह जो भी आएगी क्वेश्चन में, आपको जो भी दे रखा है आपको वो लिखना है, और उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल करके दिखा देना है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। सो गाइस, ये तो 2 स्ट्रेटेजी हो गई है वीडियो। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मैं आपको दोनों सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे नहीं थे मेरे टाइम पे। सो मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ कि आप कैसे एक आंसर लिख सकते हो इनमें। आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग बनानी है, वही सेम जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद उसमें 2 3 लाइन एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद पॉइंटर्स बनाने हैं। आप चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, तो अगर आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है तो आप पहले हेडिंग बनाना, उसके बाद उसमें 1 2 लाइन उसको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद ना 1 लाइन छोड़ के 3 या 4 लाइन तक का पैराग्राफ लेना। 1 लाइन छोड़ के फिर 3 4 लाइन का पैराग्राफ ले लेना। ऐसे आपके पैराग्राफ में आंसर होंगे, पर वो पॉइंटर्स की तरह दिखेंगे। सो इससे ना एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए आपको एक आंसर दिखा देती हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपका ये आंसर है, ये अ, ये वाला। सो जैसे पहले हेडिंग बनाई, उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया, और नीचे फिर एक और पैराग्राफ लिखा, और उसके बाद जो पूछा था उसकी हेडिंग बना के उसके अंदर लिख दिया। ये मेरा एक, मैंने पैराग्राफ की तरह आंसर लिखा था। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, जैसे लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, ये वैसा नहीं दिख रहा है, ये पैराग्राफ जैसे नहीं दिख रहा, पर फिर भी ये रीडेबल है, ये समझ आ रहा है कि इसमें क्या है। सो गाइस, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसमें प्रो टिप भी दूंगी। सो प्रो टिप ये है कि जब आप अपने आंसर लिख लो, सो मेक श्योर करना कि आप उन्हें अंडरलाइन कर दो, सो वो हाईलाइट हो कि आपने उनमें क्या लिखा है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उनमें हाईलाइट हो पाए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन निकाला है, ये usum.io। इसमें क्या होता है, अगर आप ये एक्सटेंशन अपना गूगल से लगा लो, सो आप यूट्यूब पे जैसे पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको जो इस वीडियो में जो आपको कंटेंट चाहिए वो है या नहीं है। अगर आप ये वाला एक्सटेंशन लगा लोगे, सो आपको ना राइट साइड में दिखा देगा कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। सो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो है या नहीं, क्योंकि
यूट्यूब पे जो मैराथन्स होती हैं वो बहुत लंबी-लंबी होती हैं और आपको नहीं पता होता है उसमें आपको जो मिलेगा नहीं मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट भी होता है और अभी अक्टूबर को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मैं तो कहूँगी आप पिवला एक्सटेंशन ले लो। इसके 2 वर्ज़न है, एक नॉर्मल वर्ज़न है, एक प्रो वर्ज़न है। प्रो वर्ज़न का आप 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। अगर आपको प परचेज़ करना है ये तो मेरा ये कूपन कोड आप इसे लगा लेना, आपको इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से एक रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से सो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मेरी मेल आईडी आप इस पर मेल कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। आई होप यू लाइक द कंटेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।